वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी और बौछार करने के दौरान उस अल्फा पार्टिकल्स का उस स्वर्ण पत्र से जो भी रिएक्शन मिला उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों के विक्षेपण अध्ययन के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तावित किया। चलो देखते हैं उन्होंने अपने नाभिकीय मॉडल में क्या कहा। इस मॉडल के अनुसार किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश उसके केंद्र में बहुत ही छोटे स्थान पर केंद्रित है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट। यहाँ पर जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक परमाणु का चित्र है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश उसके केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। और इसी नाभिक पर प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन धनात्मक आवेश वाला होता है, परंतु न्यूट्रॉन शून्य आवेश होता है। ठीक है, तो इस मॉडल का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश उसके केंद्र पर उपस्थित होता है, एक छोटा सा जगह जिसको नाभिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, विभिन्न परमाणुओं के नाभिक पर स्थित धनावेश का परिमाण अर्थात प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जितने भी परमाणु होते हैं अर्थात अलग अलग परमाणु होते हैं, सभी का धनावेश का परिमाण अलग अलग होता है, धनावेश की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के धनावेश को संतुलित करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम में बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनावेश इसके केंद्र पर स्थित होता है, जो कि नाभिक कहलाता है। ठीक है, तो तीसरे स्टेटमेंट में ये कहा कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इस प्रकार, जो नाभिक के धनावेश, इस धनावेश को संतुलित करते हैं। ठीक है, और एक चीज यहां पर ध्यान देना कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी जाकर के ये एक दूसरे को संतुलित करते हैं। ठीक है, चलो चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से नाभिक के चारों ओर गतिमान रहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर तीव्र गति से घूमते रहते हैं। ठीक है, पांचवा स्टेटमेंट देखो, परमाणु में नाभिक तथा घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच का स्थान रिक्त होता है। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु में नाभिक तथा घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का ये जो बीच का जगह है, ठीक है, ये रिक्त होता है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन
तथा नाभिक के बीच का जगह रिक्त होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के दोष। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया था, जो ऑब्जर्वेशन करके, उसमें क्या त्रुटि निकली। रदरफोर्ड मॉडल के दोष। सबसे पहले देखो, सबसे पहला त्रुटि उन्होंने किया, परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाई, संभव नहीं हो पाया। अर्थात रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में जो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की, वह अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, कैसे, ध्यान देना, क्यों नहीं हो पाया। धनावेशित नाभिक के आसपास ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान रहने के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। ध्यान देना, नाभिक के चारों ओर जो आसपास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है, वो चारों ओर घूम रहा है। तो जब वो नाभिक के चारों ओर घूमता है, इलेक्ट्रॉन गतिमान रहता है, तो त्वरण उत्पन्न करता है। मैक्सवेल के चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार देखो, कोई भी कण त्वरित होने पर चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, ये मैक्सवेल ने कहा। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, परमाणु, देखो रदरफोर्ड ने परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या अच्छे से नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिमान रहता है, तो जब वो गतिमान रहता है तो त्वरण उत्पन्न करता है। और मैक्सवेल के चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार कोई भी कण जब त्वरित होता है या त्वरित रहता है, तब चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, सौरमंडल के ग्रहों में आवेश नहीं होने के कारण यह लक्षण नहीं होते। देखो यहाँ जो डायग्राम बनाया वो सौरमंडल जैसा ही है। ठीक है, ये पृथ्वी, फिर उसके बाद धीरे 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 ग्रहों की संख्या, परंतु जो ग्रह है, ग्रहों में त्वरण नहीं रहता, त्वरण नहीं पाया जाता। इस कारण चुंबकीय विकिरण उत्पन्न या उत्सर्जित नहीं होता। परंतु यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, जो कि गतिमान है और जहाँ इसके पास आवेश भी है। तो आवेश है, अर्थात ये चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। किंतु इलेक्ट्रॉन आवेश युक्त होने के कारण अपनी कक्षा में गति करते हुए विकिरण उत्पन्न करता है। देखो क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर तो घूमता है, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस में भी घूमने लगता है, अपने एक्सिस में भी घूमते रहता है, कुछ इस तरह से गोल गोल। और जब वह अपने अक्ष में घूमता है, ठीक है, अपने एक्सिस में घूमता है, तो चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है, तथा यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के गति से प्राप्त होती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की कक्षा सिकुड़ती जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर अपने अक्ष पर गतिमान रहता है, अर्थात त्वरित होता है, तब वह चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। तो जब वह चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा तो क्या होगा, चुंबकीय विकिरण अर्थात ऊर्जा का नष्ट होने लगेगा, उस इलेक्ट्रॉन से या ऋणावेशित कण से ऊर्जा नष्ट होने लगेगा, और धीरे 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 वो नाभिक में जाके गिर जाएगा। अतः परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा। ठीक है, इस व्याख्या को रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाया था। ठीक है, चलो अगला देखो। दूसरा जो है, दूसरा दोष, परमाणु के विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं होती या नहीं कर पाई थी उन्होंने। ध्यान देना, यहाँ पर परमाणु में अगर हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रा, तो मुख्यतः दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं।
दो प्रकार के स्पेक्ट्रा होता है। पहला देखो सतत स्पेक्ट्रा, सतत कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, जिसमें सभी कलर हमें दिखाई देते हैं, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रा। और दूसरा होता है डिस्क्रीट, दूसरा डिस्क्रीट अर्थात विविक्त। विविक्त का अर्थ होता है अलग प्रकार का। ठीक है, कुछ अलग प्रकार का स्पेक्ट्रा। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं की। ठीक है, ध्यान देना, डिस्क्रीट या विविक्त स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि सभी कलर बारी बारी करके नहीं आते, यह स्पेक्ट्रम नहीं बनता। ठीक है, कहीं पर थोड़ा सा कलर आया तो दूसरी जगह पर लाइन डॉट के रूप में कलर आया, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेक्ट्रा बना, कलर दिखा, यहाँ पर थोड़ा सा कलर, यहाँ कलर, फिर एक लाइन के रूप में कलर दिखाई देता है, एक लाइनिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया हूँ हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का में उत्सर्जित स्पेक्ट्रा, जो कि लाइन स्पेक्ट्रा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड मॉडल के दोष, जिसमें उन्होंने कुछ चीजों की व्याख्या नहीं कर पाई थी। ओके, चलो बढ़िया।